तो गाइस कैसे हो आप लोग। स्वेलो स्टार 2 ऑरिजिन कॉन्टिन्यूएंट की नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 315 में आप सभी का स्वागत है। तो थैंक यू फॉर द वेटिंग। और आप लोगों को निराशा नहीं होगी क्योंकि ये एपिसोड सच में मज़ेदार होने वाली है। ऐसा किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप आगे जान ही जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यूनान सिटी की रैंकिंग के अंदर लू फेंग को 33rd नंबर रख दिया होता है, जिसके साथ वो इसको अनाउंस भी कर देते हैं कि देखो हमने लू फेंग को रैंक 33 पे रख दिया है। अब लू फेंग की पावर्स इतनी थी कि उसे 1, 2, 3, 4 ये सब रैंकिंग आराम से मिल सकती थी, लेकिन लू फेंग ने अभी तक अपने पावर्स को दिखाया नहीं था। अब लू फेंग ने किया था तो सिर्फ इतना ही कि उसने इंसेक्ट नेस्ट की लॉर्ड को डरा दिया था, जिससे कि वो भी लू फेंग से फाइट नहीं कर सकती थी। लू फेंग अभी किसी भी बैटल, लाइफ एंड डेथ बैटल के बीच में नहीं आया है, जिसके साथ लू फेंग की सफिशिएंट स्ट्रेंथ का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए लू फेंग को 33 रैंक दी गई होती है और लू फेंग के रेपुटेशन के हिसाब से उसे 33 रैंक देना बहुत ही लाजमी होता है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि कई सारे यूनान सिटी के अंदर बहुत फैक्शंस मौजूद होते हैं जो कि सोच रहे थे कि लू फेंग आगे चलकर बहुत बड़ा कदम लेने वाला हो सकता है या फिर फाइट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग इतने टाइम से बहुत ही लो की होता है। अब यहाँ पे लू फेंग फाइट करके अपने रैंकिंग को बढ़ाता ना तो उसको बहुत ही एडवांटेज और बेनिफिट्स मिलने वाले थे, लेकिन लू फेंग लो की रहकर अपने पावर्स को कॉम्पिटिट को लेकर कोई भी इंटरेस्ट दिखाता नहीं और बेनिफिट उसको अभी उतने चाहिए नहीं, वरना लू फेंग बहुत सारे फैक्शंस को न ज्वाइन कर लेता। जिसके साथ हमें सेंट चेंस का एक नॉर्मल से केव ड्वेलिंग जो कि इनर सिटी के अंदर मौजूद थी वहां का दिखाया जाता है, जहाँ पे 5 प्रैक्टिशनर्स गैदर हुए होते हैं, जहाँ पे वो आपस में बात करने लगते हैं। जिसमें से एक बंदा कहता कि ये गॉड एम्पर लू फेंग उसने इंसेक्ट नेस्ट के एल्डर सालू को फोर्स कर दिया कि वो उसे 100 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल ला के दे और इसके स्ट्रेंथ एटलीस्ट इंसेक्ट नेस्ट के लॉर्ड जितनी होनी ही चाहिए। इसको सुनकर दूसरा बंदा कहता कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि गॉड एम्पर लू फेंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि उनके लिए ह्यूमन क्रिस्टल्स कमाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। हम सब की बात करें तो हमें ह्यूमन क्रिस्टल कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरों का सामना उठाना पड़ता है और हमें अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ती है। जिसके साथ वो अपनी कहानी बताने लगता है कि लास्ट टाइम जब हम लोग हंटिंग पे गए थे तो हमने हंटिंग के दौरान 9 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने में सक्षम हो पाए थे। वहां पर वो अपनी कहानी बताने लगते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो कहते हैं कि हमने वहां पर लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को इनकाउंटर किया जिन्होंने लगभग हमें मार ही डाला था और वहां पे हम बहुत ही मुश्किल से निकल पाते। जिसके साथ वो पांचों वहां पे बात करने लगते हैं और एक बंदा फिर से वहां पे अपने लीडर की तरफ मुड़कर कहता है कि ब्रदर जांग आखिरकार तुमने हमें यहाँ पे किस लिए बुलाया है, आखिरकार क्या बात थी। जिसके साथ यहाँ पे वो वहाँ पे ब्रदर जांग कहता है कि देखो मैंने कहा मैं अभी 10,000 ईपोस तक हंट नहीं करना चाहता हूँ, मेरा प्लान नहीं है। विन प्रैक्टिशनर्स ये मेरिड वर्ल्ड से बिलोंग करते थे तो उनके पास कोई क्लोन्स मौजूद नहीं थी, इसलिए वो भी बहुत ही सावधानी पूर्वक से हंटिंग के लिए जाया करते क्योंकि एक मिस्टेक हुई ये अपने लाइव्स को बड़ी आसानी से खो देंगे क्योंकि इनके पास कोई क्लोन्स नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर वो ये सभी को देखने वाले थे। जिसके साथ लीडर उसका कहता कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें यहाँ पे हंटिंग के लिए नहीं बुलाया बल्कि कुछ बड़ा ग्रैंड विटनेस को करने को कहा था। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना लीडर वो वहाँ पे हंसने लगता है। मतलब आपने वो इंस्टा पे वो लेडी को देख रखा हो कैसे वो गिफ्ट बांटती है तो कैसे चुड़ैलों वाली हंसती है, वैसे ही अपना ये बंदा भी हंसने लगता है। और तभी दिखाया जाता है कि वहां पर 2 प्रैक्टिशनर्स के अंदर एक इनविजिबल इंस्टेंटली जाता है कुछ रेस टाइप की, जैसे कि लू फेंग की कोई मेंटल अटैक होती है वैसे उसके अंदर उन दोनों प्रैक्टिशनर्स के जाती है जो कि एक स्पिरिचुअल इन्वेंशन होती है। अब ये दोनों प्रैक्टिशनर्स उस वेव से अटैक हो जाते हैं और ये प्रैक्टिशनर छोटे मोटे नहीं थे बल्कि मिड स्टेज गॉड एम्पर ब्लड लाइन प्रैक्टिशनर्स होते हैं। उनकी माइंड ऑलरेडी अपने मेंटल विल पावर से इन्फ्लुएंस हो चुकी थी, थोड़ी बहुत पॉल्यूट हो चुकी थी क्योंकि इन्होंने ब्लड लाइन को प्रैक्टिस किया था, जिसकी वजह से आप लोग जानते हो कि ह्यूमन ब्लड लाइन को प्रैक्टिस करने से लोगों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है। तो इस हिसाब से जो मेंटल अटैक इन सब पे हुआ है, स्पिरिचुअल इन्वेंशन हुआ है तो इन पे बड़ी आसानी से काम कर देती है। और दिखाया जाता है कि उस मोमेंट पे एक सडन और अनप्रेडिक्टेबल अटैक हुआ था
जिसके कारण उनके माइंड के अंदर एक केओटिक मेमोरीज आना शुरू कर दी, जो कि उनके पूरे के पूरे दिमाग को कंट्रोल करना शुरू करते और थोड़ी देर मोमेंट्स के बाद उनके फेसेस जो कि दर्द में चीख रहे होते हैं वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल में आ जाते हैं। मतलब बहुत ही जल्दी ये सभी चीज़ें हो गया होता है, जिसके साथ वो लीडर होता है ना, वो वहाँ पे हंसते हुए अपने टेलीपैथी से दूसरों से बातें करते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ ये मेरे 2 और बॉडीज कंट्रोल में आ गए। मतलब समझ रहे हो ये बात कहाँ जा रही है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो 3 और बंदे होते हैं ना, वो वहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि सिटी में इन्फिल्ट्रेट कर चुके होते हैं, जिसके साथ हमें बताया जाता है इन्हीं के द्वारा कि ये जो प्रैक्टिशनर्स को कंट्रोल करते हैं ना, उनकी जो पावर्स होती है प्रैक्टिशनर्स की वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इन्फीरियर मानी जाती हैं। वो बंदा कहता कि हम लोग जन्म ही इसलिए लिए ताकि हम लोग अपने लिमिट्स को ट्रांसेंड करके इस कैजुअल से फ्री हो सके। उनके पास एक हार्ट बिवेचिंग सीक्रेट टेक्निक भी होती है, जो कि उनकी खुद की एक इनेट एबिलिटी होती है, जो कि उन्हें जन्म से ही मिली होती है। तो आगे का ऐसे इनेट एबिलिटी से ये छोटे मोटे प्रैक्टिशनर्स क्या ही रेसिस्ट कर पाएंगे। अब देखो 5 प्रैक्टिशनर्स में से सिर्फ 2 ही लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे जिनको उसने कॉन्शियसनेस को स्प्लिट करके कंट्रोल करना शुरू किया था, जिसके साथ वो तीनों जो बंदे होते वो आपस में बात करने लगते और कहते कि मैंने सुना है कि हमारे लीडर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, मे बी हमें अभी के फिलहाल लोअर लेवल पे रहना चाहिए, हमें वहाँ पर ऐसे ही अपने आप को नीचे करना चाहिए, हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए। उनमें से एक बंदा वार्न भी करता है, लेकिन वहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि भूल जाओ, लीडर सिर्फ हाई रैंकिंग मेंबर्स के लिए ही केयर किया करते हैं, हम लोग लो टायर के मेंबर्स हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं, अगर यहाँ पे कोई मेजर ऑपरेशंस हुई भी तो हमें उसके अंदर नहीं लाया जाएगा। अब देखो ये तीनों लो लेवल के बंदे होते हैं, मॉन्स्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पता था कि यार हाइयर लेवल वाले मॉन्स्टर्स हमारे लीडर हम पे ध्यान देंगे ही नहीं, मतलब हमें कोई भी फल मिलने वाला नहीं है, कुछ भी कांड होगा तो उसमें से हमें शेयर्स नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पर इन सबको कंट्रोल करके हम अपनी आर्मी बना सकते हैं और अपना कुछ गुजारा निकाल सकते हैं। अब ये सुनकर बाकी के 2 और बंदे होते हैं वो भी एग्री कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि यार पैसे कमाना कितना ही ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उनकी जो पावर्स थी वो अर्ली स्टेज गॉड एम्प्रेस जितनी होती हैं। बताया नहीं जाता कि अर्ली थी या फिर मिड स्टेज, लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता कि जितने भी अर्ली स्टेज गॉड एम्पायर लेवल्स वाले होते हैं ना, लीडर तो उन पर ध्यान ही नहीं देते, कहते कि जाओ तुम वहाँ पे कुछ भी करो, मुझे घंटा तुम सबसे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मिड स्टेज गॉड एम्प्रेस अपने ट्राइब के अंदर बहुत ही लो स्टेटस को पाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिससे कि लीडर्स बहुत कम ही उन सब पे भी ध्यान दे पाते हैं। जब तक कोई बंदा एक लेट स्टेज गॉड एम्प्रेस पे न जाए तब तक एक लीडर उसको रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। मतलब आपको अपने लीडर के सामने खड़े होने के लिए भी कम से कम एक लीडर मतलब एक लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल में होना चाहिए, जिसके साथ वहाँ पे वो बात करने लगते हैं। और में से एक बंदा कहता है कि हमने ऑलरेडी कई सारे प्रैक्टिशनर्स को एलिमिनेट कर दिया है, हम लोग और भी मारेंगे तो हो सकता है कि हमारे एक्सपोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यूनान सिटी के डिफेंसिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगेटेड, मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, मतलब ऐसा ही टाइप का, जो कि सबके मॉनिटर्स को करता है, हर एक प्रैक्टिशनर्स को मॉनिटर करता है। हम लोग अभी के फिलहाल तो अनडिटेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लंबे टाइम तक अगर हम लोग सबको कंट्रोल करके हैंड डाउन करते रहें तो हम लोग एक ना एक दिन डिस्कवर जरूर हो जाएंगे। जिसके साथ वहाँ पे कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें जितनी जल्दी हो सके हैंड डाउन को कंप्लीट करना होगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स हम लोग खत्म करेंगे उतने ही हमारी इस सिटी में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। एक बार अपने हम लोग ब्लड लाइन को इवॉल्व कर लें तो हम लोग अपने कुछ क्लोन्स को सैक्रिफाइस करके बहुत बड़ा चीज़ को पा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हारे भी और वहाँ पे कुछ हुआ भी, हमारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय भी हो गए, तो ये बहुत ही बड़ा मेजर सेटबैक होगा। जिसके साथ वो कहते हैं कि ठीक है चलो हम अपने नेक्स्ट प्रे को ढूंढे। मतलब कि ये तीनों प्लान करने लगते हैं कि अब अपनी आर्मी को एक्सपैंड करके बाकी दूसरों बंदों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। जिसके साथ सडनली वहाँ से अंदर से 2 प्रैक्टिशनर्स उस केव से बाहर निकलते और कैजुअली सिटी में फ्लाई करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे भीड़ भाड़ में ब्लेंड हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो चुके होते हैं। ये दोनों प्रैक्टिशनर्स वही होते हैं जिसे कि इन सारे बंदों ने कंट्रोल कर रखा था, इन सारे मॉन्स्टर्स ने कंट्रोल कर रखा था। अब जितने भी वहाँ पे प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि मेजॉरिटी में वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो सब ऐसे स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। तो आखिरकार कौन ही बंदा उसको पहचान पाएगा? एक आउटसाइडर के प्रैक्टिशनर से पर्सपेक्टिव से वो सभी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे।
उनके अंदर कोई भी ट्रेसेस को ढूंढ ही नहीं पा रहा था। जिसके साथ मैंने कहा ना कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। क्यों? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वो सारे कांड हो रहे थे, उसी के साथ लू फेंग अभी से इल्यूजन में होता है। वो अपने कल्टीवेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किए हुए था। लू फेंग ने अभी भी लेट स्टेज गॉड एम्पायर स्टेज लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ में कदम नहीं रखा था, लेकिन उसकी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। वो चाहता तो अभी हम ब्रेक थ्रू कर लेता, लेकिन वो पहले अपने फाउंडेशंस को स्ट्रांग बना रहा था। उसके सीक्रेट टेक्निक जो अनडाइंग ब्लड सी बॉडी और बायोनिक डिस्ट्रक्शन होती है ना, वो भी न्यू लेवल पे इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। और इसी वक्त लू फेंग अपने बायोनिक ऑफ डिस्ट्रक्शंस को, जो कि उसके मिड ब्रेन के साथ होती है, उसको वह एक्टिवेट करता है। वो और भी प्रोफाउंड हो चुकी होती है, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि अपने लू फेंग ने उस सीक्रेट ट्रेजर्स को आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से बनाया था, जिसके कारण वो लाइफ एंड डेथ के कैरेक्टरिस्टिक के फ्यूजन्स को मर्ज कर सकता था। और जबकि लू फेंग ने फ्यूजन ऑफ लाइफ एंड डेथ को और भी समझना शुरू किया था, तो वो नेचुरली आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को और भी ज़्यादा समझता गया होता है। इसी कारण लू फेंग उसके नए लेवल को अचीव कर लिया होता है, जिसके साथ वो कहता कि ये टेक्निक जो कि लाइफ एंड डेथ के फ्यूजन से रूटेड है, वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और तभी लू फेंग की जो बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है ना, वो एक अलग ही फॉर्मेशन, एक नए ही लेवल में चली जाती हैं, जिसके साथ लू फेंग अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शंस का यूज करना शुरू करता है। वो बड़ी ही आसानी से वहां के केव के फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए यूनान सिटी के शहर में देखने लगता है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या चलने वाला है, जिसके साथ लू फेंग एक ही सिंगल ग्लांस में पूरे के पूरे यूनान सिटी पे लगे हुए प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस को देखना शुरू करता है। उसके केव में पूरे के पूरे सिटी में जो भी प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस लगे हुए थे, वो उन सभी को देख पा रहा होता है। सिटी के इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग के सामने अपीयर हो जाती हैं। उसके सामने काउंटलेस इंटरवोवन पैटर्न्स भी दिखना शुरू हो जाती हैं। उसके ऑब्जर्वेशंस में पूरे के पूरे प्रैक्टिशनर्स भी दिख रहे होते। मतलब लू फेंग वहाँ के फॉर्मेशंस को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे जितने भी प्रैक्टिशनर्स वहाँ पे मौजूद हो रहे होते, उन सभी को भी देख पा रहा होता है। जैसे कि अपने लू फेंग ने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कर रखा था, उसने भी इस तरह की पावर्स को हासिल कर दिया था कि वो पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के ड्रीम रियलम, हर एक रियलम के अंदर झाँक कर देख पा रहा होता है। उसी से अपने उसको ट्रेजर्स भी मिले होते हैं, जिसके साथ कह सकते हो कि यहाँ पर सेम टू सेम वो यही कर रहा होता है। उसने अपने लॉन्ग डिस्टेंस विजन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना लिया था। और जितने भी वीकर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो लू फेंग के लिए वो कोई भी सीक्रेट को पोजेस करते नहीं। लू फेंग उसके लाइफ के अंदर देख पा रहा होता है, उसकी लाइफ के मिस्ट्रीज को भी समझ पा रहा होता है। और एक ही सिंगल ग्लांस से वो उसके कल्टीवेशन सिस्टम के भी बारे में बता रहा था, उसके स्ट्रेंथ लेवल, उसके हिडन मैकेनिज्म जितने भी फिजिकल फॉर्म्स में मौजूद है, वो सभी भी देख पा रहा होता है। मतलब क्या क्या उस बंदे के अंदर छिपी हुई है, वो सभी दिखती रही थी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली प्रोफाउंड एस्पेक्ट में अपनी एक बंदे के सोल छिपी हुई होती है, जो कि उसकी फिजिकल बॉडी छिपाई हुई थी। लेकिन अभी लू फेंग की परसेप्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि यार वो उन सबके सोल्स तक को देख पाता। भले ही ब्लडी थी, लेकिन फिर भी वो उन सबके सोल्स तक को देख पाता। लू फेंग इस बात से हैरान होते हुए कहता कि मेरी बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन ये हायर लेवल पे जा चुकी है और मैं इन सब प्रैक्टिशनर्स के सोल तक को देख पा रहा हूँ। अब ब्रेक थ्रू के पहले लू फेंग उन सबके सोल्स पे एक झलक भी नहीं देख पाता। ये एक इम्पॉसिबल जैसा था। लू फेंग सिर्फ बॉडीज को ही देख पाता था, वहां पर उसके सोल्स पे तो नजर लगा ही नहीं पाता था। जिसके साथ यहाँ बताया जाता है कि हर एक कल्टिवेटर्स के अपने सोल होते हैं, अलग अलग तरीके के सोल होते हैं, उनके एसेंस मौजूद होते हैं, जिसके कारण वो उसके डेप्थ में नहीं देख पाता। लेकिन जैसे ही ना लू फेंग पूरे सिटीज में झांक कर देखा था, लू फेंग को एक अलग ही तरीके का दिखता है। लू फेंग की नजर वो उन्हीं टू सोल्स पे जाती है, जो कि उससे बाकी उससे काफी ज्यादा अलग होते हैं। अब ये दो बंदे कोई और नहीं, अभी नए नवेले कंट्रोल हुए बंदे होते हैं। अब उनके सोल्स के अंदर कुछ अलग ही तरीके का चीज होता है। उनके सोल्स के अंदर एक छोटा सा वॉर्म लाइक एंटिटीज प्रेजेंट होता है, जो कि उनके एसेंस के अंदर मौजूद होता है। अब जैसे ही लू फेंग उसके सोल के अंदर वो चीज देखता है ना, वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये तो हॉट बेविचिंग वर्म क्लैन है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 3 नोन रेसेस है लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की, जो कि नाइन रिवर होली रियलम के डिफेंस सिस्टम को अवॉइड करके इनफिल्ट्रेट कर सकते थे, शहर में आ सकते थे। मतलब यहाँ के बंदों को पता भी नहीं चलेगा। इनमें से होते सोल ईटिंग स्नैक क्लैन, हर्ट बेविचिंग वर्म क्लैन और वर्ल्ड रियलम वॉन्डरर क्लैन। ये 3 ऐसे क्लैंस वाले बंदे होते हैं जो कि
बिना किसी चीज झिझक के अंदर आ सकते हैं। अमॉन्ग देम के उनके अंदर सोल ईटिंग स्नेक और हार्ट बिविचिंग वर्म्स ये बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वर्ड रेलम वॉन्डवर्ड की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। इनकी अपीयरेंस कह सकते हो कि हाथों में गिनी जा सकती है, मतलब कुछ सैकड़ों में ही हो सकती हैं। जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि जो हार्ट बिविचिंग वर्म क्लैन होती है ना, उनके पास एक यूनिक इनेट सीक्रेट टेक्निक जो कि हार्ट बिविचिंग सीक्रेट टेक्निक होती है वो मौजूद होती है। ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जो कि अभी लू फेंग बता रहा तो बताना जरूरी है। अब इस एबिलिटी से ये बंदे बिना किसी एफर्ट के ये किसी भी वीक माइंड और विल पावर्स वाले बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं। इनके सोल्स को हटाकर अपने सोल्स को इम्प्लांट कर सकते हैं। लू फेंग अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को रिकॉल करने लगता है और उसे अपने इस रेस के बारे में याद आने लगता है और उसे इन सारे बंदों के इन सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अच्छे से पता था कि आखिरकार ये क्या करना चाहते हैं। अब ये हार्ट वॉर्म फंक्शंस ये एक मदर वॉर्म की तरह काम करती है, जो कि नमरस डाउटर वॉर्म्स बना के अपने आप को स्प्लिट करके सबको कंट्रोल करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनमें से जो सबसे एडवांस होता है वो लगभग 19 सेगमेंट वर्म्स को बनाकर कंट्रोल कर सकता है। मतलब एडवांस भी बात करें तो वो 19 बंदों को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये सारे बंदे उतने हाई लेवल के नहीं तो कुछ ही को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहा जाए तो ऐसे बहुत सारे मौजूद है, तो बहुत सारे मिलकर बहुत सारे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ बिना किसी हेजिटेशन के लू फेंग अपने केव से निकलता है, अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन को उन्हीं दो प्रैक्टिशनर्स पे फोकस करके लॉक करके आगे बढ़ने लगता है, ताकि वो देख सके कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। जबकि लू फेंग ने उसको ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था, तो आखिरकार लू फेंग उसको जाने कैसे दे सकता था। अब यहाँ तक कि यूनान सिटी के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये इन सबको जरा सा भी डिटेक्ट नहीं कर सकती, बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट किया करती थी और बहुत ही मुश्किल से क्लू भी आया करता था। और यहाँ पे लेकिन लू फेंग की बात करें तो उसके पास ओवरवेलमिंग एडवांटेज थी। लू फेंग कहता कि मेरी बायोनिक ऑफ डिस्ट्रक्शंस मुझे सोर्स तक में देखने की इजाजत देती है और इन सारे इन्फिल्ट्रेटर्स को मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। और लू फेंग की जो ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी है ना वो यूनान सिटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जा सकती है। और लू फेंग इस स्टेज में यूनान सिटी के पाइनिकल पे आता है, मतलब नंबर 1 ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी पे आती है, क्योंकि लू फेंग के पास जो बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन थी वो असल में आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट की न्यूली डेवलप्ड सीक्रेट टेक्निक होती है। आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की बात करें तो यूनान सिटी में मुझे नहीं लगता किसी और बंदे के पास ये चीज मौजूद हो सकती है, क्योंकि इसको लू फेंग ने 1 लाख पॉइंट देकर खरीदे होते। और यहाँ पे हमें ऐसा बताया गया कि जिन बंदों ने भी 1 लाख से ऊपर वाले पॉइंट्स को यूज करके एक्सचेंज किया है वो काफी ज्यादा जीनियस होते हैं और काफी ज्यादा रेयर भी होते हैं। इसके साथ लू फेंग को स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर उन्हीं बंदों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन सब का अलग ही काम चल रहा था। इन सब का मिशन था लोगों को पकड़ कर लाना ताकि वो उन सबको कंट्रोल कर सके, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ये सभी चीज़ें हो रही होती है। जिसके साथ ये सभी चीज़ें होने लगती है और वहाँ पर वो 2 बंदे अपने 2 लड़कियों से मतलब लड़कियों से जाके बात करते हैं कि देखो सिस्टर यांगटान, मैंने कुछ बहुत ही अच्छे वाइन्स पे हाथ मारी है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी केव में आकर उसको टेस्ट करो। मतलब देख रहे हो ये वाइन के बहाने इसको बुला रहा है और क्या करेगा मुझे नहीं पता, वो कंट्रोल करने की बात करी, कुछ और मत समझना। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि इन दोनों कंट्रोल प्रैक्टिशनर्स ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये 2 फीमेल प्रैक्टिशनर्स को बुलाते हैं और ये फीमेल प्रैक्टिशनर्स बड़ी आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि ये यूनान सिटी थी। यूनान सिटी के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज मौजूद थे और ये एक जनरली सेफ पैलेस माना जाता है। और नॉर्मल था कि लो लेवल प्रैक्टिशनर्स एक साथ जमा होते थे और सोशलाइज हुआ करते थे। लेकिन ये सभी चीजें हो रही थी, लेकिन लू फेंग उसको दूर से देख रहा था और वहां पे लू फेंग को ये चीज अच्छे से अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। लू फेंग उसको देख रहा था। इसके साथ लू फेंग कहता कि मैंने ओरिजिनली सोचा था कि ये 2 वॉर्म्स मुझे और भी बिल्डिंग हार्ट वॉर्म क्लोन्स के पास ले जाएंगे, लेकिन अभी के फिलहाल नहीं होने लगा, क्योंकि ये सारी बंदियों को कैप्चर करना चाहते थे। जिसके साथ वो कहता कि कोई बात नहीं, अभी के फिलहाल मैं इन सब इनोसेंट बंदियों को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो एक प्रैक्टिशनर्स उन दोनों फीमेल प्रैक्टिशनर्स को अपने केव के अंदर ले आता है। केव जो कि सिल्डेड फॉर्मेशन से बनी हुई थी,
पार्शियली लू फेंग के बायोनिक डिस्ट्रक्शंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, जिसके कारण लू फेंग अंदर तक अच्छे से नहीं देख पा था, लेकिन फिर भी वो अंदर के फिगर्स को देख पा था, जिसके साथ लू फेंग जानता था कि उसे एक्ट करना ही होगा। वो यहाँ पे ऐसे चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता। लू फेंग बिना किसी हेजिटेशन के उसी वक्त अपने आप को एक स्ट्रीक ऑफ ब्लड रेड लाइट में ट्रांसफॉर्म करके उस फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए केव ड्वेलिंग के अंदर जाने लगता है। अब जैसा कि ये सिटी के अंदर केव ड्वेलिंग थी, तो कोई भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो अलार्म होगा ही। यूनान सिटी के केव्स ऑफिशियली लीज किए जाते थे और हर एक केव के अंदर अपनी खुद की डिफेंसिव फॉर्मेशंस मौजूद थी, जो कि सिटीज के लार्जेस्ट सिक्योरिटी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। अगर कोई फॉर्मेशंस पे अटैक करेगा तो वहां पे सिटी के डिफेंसेस को इमीडिएट अलर्ट मिल जाएगा, और जैसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है लू फेंग उसके अंदर फोर्सफुली ब्रीच करने की कोशिश करता है, तो एक इनविंसिबल वेब पर्स होके यूनान सिटी के डिटेक्शन सिस्टम को ट्रिगर कर देती है, जिसके साथ हमें सिटी की केव के इनसाइड का सीन दिखाया जाता है, जिनमें से एक प्रैक्टिशनर्स कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुमने हमारे लिए कैसी वाइन को प्रिपेयर किया है, जिसके साथ वही दोनों बंदे वहां पर उसकी तरफ सिनिस्टर स्माइल करते हुए कहते कि तुम इससे डिसअपॉइंट नहीं होने वाली है। वहां पर चाल चलने वाले थे कि तभी उनके तरफ दिखा जाता है एक टेरिफाइंग सर्ज ऑफ ब्लड लाइट वॉलेंटली फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए अंदर आने लगती है, जो कि वहां पे एक जोर का ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर वो टू फीमेल प्रैक्टिशनर शॉक होते हुए कहते कि आखिरकार यूनान सिटी में किसकी इतनी हिम्मत हुई ट्रबल क्रिएट करने की। लेकिन यहाँ पे टू बिल्डिंग हॉट वॉर्म्स को ये रियलाइज हो जाता है कि ये डेंजर्स काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा लेट हो चुकी है और एक ही इंस्टेंट में ओवरवेलमिंग ब्लड लाइट उन सबको निकल चुकी होती है। लू फेंग अपने अनडाइंग ब्लडी सी बॉडीज को, जो कि बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल हो चुकी थी इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड की बॉडी से भी ज्यादा, वहां पर उसको पकड़ निगल लेती है। लू फेंग के आप लोग एंडाइंग ब्लडी सी बॉडी को तो जानते होंगे कि इतना काम ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो दो बेविल्डरिंग हॉट फॉर्म्स जो कि सिर्फ मिड स्टेज के बंदे थे, उनके पास कोई चांस ही नहीं था रिएक्ट करने का। उनकी बॉडीज पूरी तरह से एनिलेट हो जाती है और लू फेंग के हाथों में बचता है तो ब्लड लाइट करके दो वर्म जो कि लाइफ लेट लेमिनेंट्स होते हैं, और लू फेंग उसको पकड़े हुए थे। यहाँ पे जो टू प्रैक्टिशनर्स थे वो तो पहले शॉक में थे कि आखिरकार कौन घुस गया, लेकिन जैसे ही वो बिल्डरिंग हॉट वॉर्म क्लैन को देखते हैं ना, उनका मन में दर्द बैठ गया था, क्योंकि उनमें से एक बंदी एक अर्ली स्टेज गॉड एम्प्रेस एनलाइटमेंट प्रैक्टिशनर्स थी, वहीं पे दूसरी मिड स्टेज गॉड एम्प्रेस ब्लडलाइन प्रैक्टिशनर्स थी। अगर लू फेंग बीच में ना आता तो उनके पास कोई चांस ही नहीं था। बेविल्डरिंग हॉट वॉर्म्स अपने इनिट एबिलिटी पे रिलाई किया करते थे, और हार्ट बेविचिंग सीक्रेट टेक्निक जब वो यूज होते हैं तो वो अपने टारगेट को भले ही रेसिस्ट करेंगे, अगर वो सर्वाइव भी कर गए ना तो वहां पर वो एक माइंडलेस पपेट बन चुके होंगे, क्योंकि उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अब लू फेंग एक्सेल स्लोरी करता है, जिसके साथ वो उसी बेविल्डरिंग हॉट वॉर्म्स को क्रॉस कर देता है, जिसके साथ वो एयर भी कपकपा सी जाती है और वहां पर वो वॉर्म्स कुछ भी नहीं कर पाते। अब जैसे लू फेंग उन जाने वॉर्म्स को पैरासाइट्स को एलिमिनेट करता है, लू फेंग को एक कैजुअल टाइज महसूस होता है। उसे वॉर्म सर्च के बारे में पता चलता है कि आखिरकार ये क्या है, वो उसके मिस्ट्रीज के साथ कनेक्ट कर पाता है। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे लू फेंग को एक एनलाइटमेंट के जैसा फील हुआ, जिससे कि वो दूसरे बाकी वॉर्म्स को भी फील कर सकता है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग खड़ा था, लेकिन तभी एक वॉइस आते लू फेंग से कहती कि ब्रदर लू फेंग, थैंक यू लो लेवल इन्फिल्ट्रेशन यूनान सिटी में जो घुसे थे उनको एक्सटर्मिनेट करने के लिए। अब यहाँ पे ये ऐसा था जैसे कि सिटी डिफेंस सिस्टम्स नोटिस नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे अलर्ट करने की वजह से उन्हें भी पता चल गया था। लेकिन लू फेंग उन सबको इग्नोर करता, अपने बायोनिक डिस्ट्रक्शन से चारों तरफ इंटेंसली स्कैन करने लगता, और तभी लू फेंग को दिख जाते हैं कि वो कहाँ मौजूद है। जिसके साथ लू फेंग अपने इनहैंस्ड विजन को ओपन करता है। लू फेंग को और दो थिक कैजुअल लाइंस देखती है जो कि दूर में स्ट्रेच हो रही थी और मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रही थी। मतलब मैंने कहा ना कि लू फेंग ने जैसे वहां पे उसको तोड़ा क्रश किया तो लू फेंग को एक एनलाइटमेंट जैसी मिली, जिससे कि वो बाकी सबके बारे में पता लगा सकता था। और एक सिंगल शार्प ब्लेड में लू फेंग अपनी बॉडी को 9 बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि अलग अलग ब्रांचेस को चेंज करने लगते हैं। और यहाँ पे लू फेंग ने अभी तो शुरुआत ही किया था, ये एक हंट जैसा बन चुका था। मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग के पूरी तरह से हंट को देखने वाले हैं। बहुत ही जल्द हो सकता है कि इन्फिल्ट्रेशन भी देखना शुरू हो, लीडर्स भी यहाँ पे अटैक करे, या फिर हो सकता है कि वो लू फेंग के कारण यहाँ पे अटैक न कर पाए, क्योंकि लू फेंग उसका प्लान बर्बाद करने वाला है। यहाँ पे कल हम लोग पूरी तरह से मैस्केयर देखने वाले हैं। लू फेंग फिर से अपने पावर्स का शोकेस करेगा, लू फेंग की रैंकिंग फिर से बढ़ेगा, लू फेंग का दबदबा पूरे के पूरे यूनान सिटी में फैल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई, तब तक के लिए बाय।